हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम साउंड चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 11। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि साउंड चैप्टर है तो आपको पता होना चाहिए साउंड होती क्या है। साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो हमें हेयरिंग मतलब जो सुनने की जो क्षमता मतलब सुनाई देती है, जो हमें चीज़ सुनाई देती है। राइट, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कंटेन्स अ सेंसेशन ऑफ हेयरिंग। मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पर लिखा है, ताकि आप डेफिनेशन मत भूलो और अंडरलाइन कर लो। यहीं कहीं डेफिनेशन लिखी हुई है, आप ढूंढ लेना। ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको किधर है। यहाँ पर यहीं कहीं आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप ढूंढ लेना। और जो मैं आपको डेफिनेशन बोल देती हूँ, आप लिख भी सकते हो कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कंटेन्स सेंसेशन ऑफ विच क्रिएट सेंसेशन ऑफ हियरिंग। जो सेंसेशन ऑफ हियरिंग को क्रिएट करता है उसे हम साउंड कहते हैं। ठीक है, अब जो साउंड है वो प्रोडक्शन कैसे होती है साउंड की, अब प्रोड्यूस कैसे होता है साउंड। प्रोड्यूस ये एक्टिविटीज़ जब आप पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तब ही उसका साउंड जो है प्रोड्यूस होता है। अब देखो, वाइब्रेट मतलब ऐसे 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 टू एंड फो मोशन दिखा रहा है, उसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। जहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है तब हमें जो उसका क्या पता चल जाता है, हमें उसका जो है साउंड सुनने लग जाता है। हमें उसका क्या सुनने लग जाता है, साउंड सुनने लग जाता है। ठीक है, हमें उसका साउंड सुनने लग जाता है। टू एंड फो मोशन जब होने लग जाता है तो हमें उसका साउंड सुनने लग जाता है। ठीक है, अब मैं पेन को हिला रही हूँ। अब जब मैं पेन को हिला रही हूँ तो टू एंड फो मोशन हो रहा है, बट मुझे इसका साउंड सुनाई नहीं दे रहा। अब आप ये बात सुनो, जब आप वाइब्रेट करोगे किसी चीज़ को, साउंड सुनेगा मतलब साउंड हो मतलब प्रोड्यूस होगा ही होगा। वो अलग बात है कि वो आपको सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा। आप खुद करके देखना, जब तक आप कोई चीज़ को वाइब्रेट नहीं करोगे तब तक आपको साउंड नहीं सुनाई देगी। और जहाँ वाइब्रेट हो रही है कोई चीज़ तो उसकी साउंड पक्का होगी, उसकी साउंड पक्का होगी। मैं ये नहीं बोल रही उसको पक्का आपको सुनाई देगी, नहीं, वो आपको पक्का सुनाई तो नहीं देगी, बट वो साउंड होगी। आपको सुनाई दे भी सकती है, आपको सुनाई नहीं भी दे सकती है। समझ आ गया, आपको पता चल गया कि वाइब्रेशन से ही हमें जो है, वाइब्रेशन से ही जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, प्रोपागेशन ऑफ साउंड कैसे होता है, प्रोपागेशन ऑफ साउंड कैसे होता है, जैसे कि अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। प्रोपागेशन ऑफ साउंड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए वेव क्या होता है। तो पहले हम वेव कर लेते हैं, फिर हम प्रोपागेशन ऑफ साउंड कर लेंगे। वेव, अब मैंने क्या बोला था कि जो साउंड होती है ना वो ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब कि वेव से ही जो साउंड है वो ट्रैवल होती है, वेव से ही जो साउंड है वो ट्रैवल होती है। ठीक है, वेव आपको पता ही होगा। अब बहुत तरह की वेव्स होती हैं, है ना। तो वेव क्या होता है, डेफिनेशन क्या आप लिख सकते हो वेव कि एक ऑसिलेशन होता है। ठीक है, डिस्टर्बेंस और ऑसिलेशन आप कह सकते हो कि यहाँ पर लिखा भी है, वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम, जो मीडियम से ही चलता है, जो मीडियम से चलता है व्हेन दी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम सेट नेबरिंग पार्टिकल्स इनटू मोशन। जब वो मोशन में हो जाता है तब, मतलब कि मीडियम से चलता है वो। ठीक है, और एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ये जाता है। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन से जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र कहाँ से किस फॉर्म पे होती है, वो वेव से होती है। वेव से होती है, ये कोई एनर्जी है वो वेव से जा रही है दूसरे एंड, मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ये वेव से जा रही है, ये वेव से जा रही है। सो द डिस्टर्बेंस फ्रॉम द डिस्टर्बेंस, और हम कह सकते हैं द डिस्टर्बेंस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, या फिर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी करती है, उसे हम वेव कह देते हैं। वेव टू टाइप्स की होती है। ठीक है, वेव कितनी टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की होती है। वेव टू टाइप्स की होती है, एक होती है हमारी, 2 मिनट, एक होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक होती है हमारी मैकेनिकल वेव, एक होती है हमारी मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है जिसको चलने के लिए, जिसको ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता। मीडियम बेटा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है। मीडियम
कुछ भी हो सकता है। और मीडियम वो सब्सटेंस है जिसमें साउंड ट्रैवल करता है। मीडियम वो सब्सटेंस है, वो मैटर है थ्रू विच द साउंड इज ट्रांसमिटेड, थ्रू विच द साउंड ट्रैवल्स। ये जो साउंड आपका ट्रैवल कर रहा होगा, ये जो साउंड आपका ट्रैवल कर रहा हो वो किसी तो मीडियम में कर रहा होगा, एयर में कर रहा होगा, वाटर में कर रहा होगा, आपका सॉलिड्स में कर रहा होगा, कोई ना कोई एयर कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है साउंड को पहुंचने के लिए। साउंड को पहुंचने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। अब आप स्पेस में पहुंच जाओ, वहाँ पर कोई मीडियम नहीं है तो आप नहीं बात कर सकते स्पेस में। बट वो अलग बात है, अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो वो यूज़ करते हैं रेडियो टाइप सी वो चीज़ आप यूज़ करके बात सुन सकते हो। बट एज़ यूजल जब आप बात करो बिना मीडियम के तो वो पॉसिबल नहीं है, साउंड रीच नहीं होगी, साउंड ट्रैवल नहीं होगी, ठीक है। और साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। अब अब देखो, अब साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। और साउंड किसके फॉर्म में जाता है, वेव के फॉर्म में जाता है। और वेव्स जो हैं 2 टाइप्स की होती हैं, एक जो मीडियम में ही जा सकती है, जो मीडियम हो तभी चलेगी वो वेव, और एक जब मीडियम नहीं होगी तब भी, मतलब कि तब जाएगी वो, मतलब कि एक वेव, अब वेव से ही एनर्जी पास होती है, ट्रांसफर होती है, राइट, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, राइट। अब 2 तरह की वेव्स होती हैं, एक जिसको मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, एक जिसको नहीं चाहिए होता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है जिसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता, वो बिना मीडियम के भी ट्रैवल हो सकती है। जैसे कि आप जैसे लाइट हो गया, लाइट वेव जो होती है, लाइट होती है वो बिना मीडियम के, किसी भी बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती है। दैट रिक्वायर्स नो मीडियम टू ट्रैवल। बट जो मैकेनिकल वेव होती हैं उसको मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। जैसे कि हमारा साउंड हो गया, साउंड को मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, बिना मीडियम के वो ट्रैवल नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा सब्सटेंस है ना जिसके ऊपर ट्रैवल करता है ना, मीडियम क्या होता है, मीडियम होता है एनी मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच द साउंड इज ट्रैवल्ड, जिसमें साउंड ट्रैवल होता है, ठीक है। अब मीडियम तो चाहिए ना, मीडियम चाहिए तो मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिसको मीडियम चाहिए चलने के लिए, इसको रिक्वायर नहीं होता है, इसको रिक्वायर होता है। तो इसमें कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो हमारा साउंड है वो मैकेनिकल वेव हुआ, क्योंकि मैकेनिकल वेव वो वेव्स होती है जिसको मीडियम चाहिए होता है और हमारे साउंड को मीडियम चाहिए होता है। तो ये कंक्लूजन हमारा ये निकला, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है जिसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है। अब इसका मतलब हमारा साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव है, समझ आ गया। एक और वेव्स होती हैं, एक होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक होती है हमारी ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव ऐसी दिखने वाली वेव होती है, ऐसा होता है, और ये जो है परपेंडिकुलर चलता है, परपेंडिकुलर चलता है। जब कोई भी वेव जो है आपकी परपेंडिकुलर चल रही है तो उसे हम ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। और जहाँ कोई वेव ऐसे लॉन्गिट्यूडनल चल रही है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल मतलब जैसे कि कोई ऐसे चल रही है पैरेलल, तो उसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे। वरना वो जो पहले वाली थी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव। और जो हमारी साउंड है वो हमारी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ये समझ आ गया सबको, वो आगे आएगा इसलिए मैंने आपको बताया। अब प्रोपागेशन ऑफ साउंड कैसे होता है। प्रोपागेशन ऑफ साउंड का मतलब जैसे कि साउंड ट्रैवल कैसे करता है, साउंड जो है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, देखो 2 मिनट। ओके, मैंने क्या बोला कि जो हमारा जो साउंड है वो क्या है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मतलब ऐसे ऐसे चलने वाला, और एक हमारा वेव होता है ऐसे ऐसे वाला, राइट, और मतलब ऐसे ऐसे वाला, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली चीज़ होती है ये क्या होती है, टेस्ट, और ये जो होती है ये होती है टो, ये होती है टो, और ये वाली जो होती है, और यहाँ पर क्या होता है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। जब ये चीज़ ऐसी है जिसमें डेंसिटी ज़्यादा है और प्रेशर ज़्यादा है उसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन,
कंप्रेशन में सब कुछ हाई होता है, डेंसिटी भी हाई होती है और प्रेशर भी हाई होता है। वेयर एज जो हमारा रेयरफेक्शन होता है जिसमें ज़्यादा वो होता है, उसमें जिसमें लेस डेंसिटी होती है और लेस ही हमारा प्रेशर होता है, उसे हम रेयरफेक्शन कहते हैं। RAFACTION, ठीक है। और ये चीज़ होती है। तो ये जो रेयरफेक्शन और कंप्रेशन में क्या होता है कि ये, और जैसे हमें पता है कि हमारी जो साउंड है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो उसमें क्या होता है कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। इसलिए जो साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए होता है, उसको कंप्रेशन और रेयरफेक्शन चाहिए होता है। हमारा साउंड जो है लॉन्गिट्यूडनल है ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, रेयरफेक्शन और कंप्रेशन होता है। तो जो कंप्रेशन होता है वो क्या होता है, जैसे कि ये चीज़ है, जब उसमें डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि छोटे से प्लेस में इतनी सारे पार्टिकल्स आ जाते हैं, इतने सारे पार्टिकल्स छोटे से प्लेस में आ जाते हैं, जैसे इसमें आ गए और यहाँ पर पार्टिकल्स देखो कितनी दूर दूर है, तो ये रेयरफेक्शन हो गया। और ये जो पार्टिकल्स वाले वो कंप्रेशन में। ये कैसे हुआ कि जब ये वाइब्रेट करता है और ये जो चीज़ है वो बाहर की तरफ आती है और वाइब्रेट बाहर की तरफ करने लग जाती है, तब ये जो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे ऐसे करके पास में आ जाते हैं, तब कंप्रेशन बन जाता है। और जो बाकी के पार्टिकल्स होते हैं वो वैसे ही रहते हैं, तो वो रेयरफेक्शन बन जाता है। फिर यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है, फिर यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, तो ऐसे से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनता रहता है। और ये जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है उसे हमेशा मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, और जो साउंड को ट्रैवल करने के लिए कंप्रेशन और रेयरफेक्शन चाहिए होता है। तो इसका अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या होता है कि साउंड को भी ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, क्योंकि साउंड ट्रैवल कैसे होगा, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन से। और रेयरफेक्शन और कंप्रेशन को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। तो अल्टीमेटली साउंड को भी क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। ठीक है, ये वाला टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है, ये पूरा पेज क्लियर हो गया आपका। ठीक है, 2 मिनट। सो हमने यहाँ तक, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। यहाँ तक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में बता दिया। यहाँ पर डेफिनेशंस होंगी, आप पढ़ लेना, वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। अब हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव देखने वाले हैं। अब साउंड वेव के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। अभी हमारा साउंड वेव है, ठीक है, ये वेव है, मान के चलो ये वेव है, ठीक है। ये जो वेव है उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है साउंड वेव के। एक तो फ्रीक्वेंसी पहले हम एम्पलीट्यूड कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि कितना इस चीज़ को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। इस चीज़ को क्या कहते हैं, हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। आप कह सकते हो डिस्टेंस, कह सकते हो कि कितना डिस्टेंस है इसके ऊपर और नीचे में, ये भी कह सकते हो। इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, सेकंड वाला, ठीक है। और अब हम स्पीड करने वाले हैं। अब स्पीड, 2 मिनट, स्पीड ना चेंज होती रहती है। स्पीड कैसे चेंज होती है, अब आप कहोगे मैम अब साउंड में स्पीड कैसे चेंज होती है। स्पीड पता कैसे चेंज होती है, जो सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं और गैसेस हैं, इन तीनों में जो स्पीड है वो चेंज होती है। मतलब कि जो सॉलिड मीडियम बना हुआ है तो वो उसकी स्पीड सबसे हाई होगी। जब लिक्विड मीडियम बना हुआ है तो उसकी स्पीड मतलब मीडियम सी होगी उसकी स्पीड, ये सबसे मैक्सिमम स्पीड का है। ये मीडियम मॉडरेट आप कह सकते हो। और गैसेस में स्पीड जो है सबसे कम होगी, मतलब लेस होगी, और हम कह सकते हैं मिनिमम होगी, ठीक है, मिनिमम होगी, लेस होगी, ठीक है। जो स्पीड होगी, स्पीड जो है सॉलिड्स में सबसे हाई पे होती है, फिर लिक्विड्स में मीडियम में होती है, मीडियम मॉडरेट कह सकते हो आप, ठीक है, और गैसेस में सबसे कम होती है, ठीक है। और इसलिए जो स्पीड है वो वेरीज करती है। और जो स्पीड का हमें फॉर्मूला पता ही है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो फिर वो ही रह जाता है, ठीक है। और अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब, फ्रीक्वेंसी एक फ्रीक्वेंसी टर्म होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितना फ्रीक्वेंसी है, कितने वेव्स आ रही हैं, मतलब टाइम में, 1 सेकंड में, टाइम आप कह सकते हो 1 सेकंड में कितनी वेव्स आ रही है, नंबर ऑफ वेव्स इन कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन, कि कितनी
वेव्स हैं जो कंप्लीट हो रही हैं एक सेकंड में, एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रही हैं, कितनी वेव्स एक ऑसिलेशन एक सेकंड में कंप्लीट कर रही हैं, उसे हम फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। और जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ भी बता ही देती हूँ और टाइम पीरियड भी बता देती हूँ मैं आपको। फ्रीक्वेंसी पहले क्लियर कर देती हूँ, पहले फ्रीक्वेंसी का सारा टॉपिक करवा देती हूँ आपको, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको समझ आ गई, स्पीड समझ आ गई, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी समझ आ गई। अब हम वेवलेंथ करते हैं। वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ होता है इसमें और इसमें कितना लेंथ है, इसमें और इसमें कितना लेंथ है। ये हमने पढ़ा था, ये क्रिस्ट होता है और ये नीचे वाला क्या होता है? ट्रो। इसे हम ट्रो कहते हैं, राइट। जो क्रिस्ट होता है और ये जो होता है ट्रो होता है। तो इसमें कितना है डिस्टेंस और इसमें कितना लेंथ है, उसे हम वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। और अब हम टाइम पीरियड करने वाले हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? अब टाइम पीरियड होता है कि कितना टाइम ले रहा है, वेव्स कितने टाइम ले रहे हैं एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए वेव्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ये नहीं बता रहे कि कितनी वेव्स आ रही कितनी नहीं आ रही, वो तो फ्रीक्वेंसी हमें बता रही थी कि भाई कितनी वेव्स एक सेकंड में जो है कितनी वेव्स आ रही हैं। ये हमें बोल रहे हैं कि कितना टाइम पीरियड लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है एक वेव को कंप्लीट करने के लिए। मतलब एक वेव भी नहीं आप कह सकते, मतलब वेव्स, जितनी भी वेव्स आ रही है हमें उससे कोई मतलब नहीं कि कितनी आ रही है, बट फ्रीक्वेंसी को मतलब है कि वेव कितनी आ रही है। बट टाइम पीरियड को मतलब नहीं है, इसलिए तो उसका नाम टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड को बस इतना मतलब है कि जो वेव्स आ रही है वो कितना टाइम लगा रही है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में। समझ आ गया? टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन साइकिल या फिर वन ऑसिलेशन आप कह सकते हो। अब हम दोबारा फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब फॉर्मूला है नंबर ऑफ वेव्स। अब मान के चलो वेव्स जो है, नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम, नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम। तो कितनी वेव्स जो आपको फाइंड करनी है कि कितनी वेव्स है, तो हमें जो वेव्स है उसको टाइम से जो है डिवाइड करना पड़ेगा। जो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है और आपको वेव्स फाइंड करने हैं तो टाइम से हमें करना पड़ेगा, राइट। जैसे कि ठीक है, कितना ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है, कितने ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है पर यूनिट टाइम में, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम टेकन। अब इसका फॉर्मूला एक और है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी के दो फॉर्मूले हैं। फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये इसकी SI यूनिट है, हर्ट्ज लिख सकते हैं या फिर इसे आप सेकंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज लिखूंगी, आप समझ लेना कि ये फ्रीक्वेंसी है क्योंकि SI यूनिट है, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी के एक तो है नंबर ऑफ वेव्स वाला कि नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम, और एक है 1 अपॉन टाइम पीरियड। 1 अपॉन टाइम पीरियड कि कितना टाइम लग रहा है वेव्स को कंप्लीट करने में, और एक ऊपर, ठीक है। और अब हम एक टॉपिक करने वाले हैं। ये आपको फ्रीक्वेंसी का समझ आ गया कि क्या है क्या नहीं। और अब हम करने वाले हैं एक चीज़ जो क्या है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का एक फॉर्मूला हम फाइंड करने वाले हैं। अब हम फाइंड करते हैं। अब देखो, स्पीड इजिकल्स टू हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये वेवलेंथ, ये वेव है और ये जो वेव है उसका जो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, हम कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस फाइंड करना है जो हमें, तो हम उसे कैसे फाइंड करेंगे? ये जो हमने क्या बोला था कि ये जो लेंथ फाइंड कर रहे हैं, वेव लेंथ, वो डिस्टेंस हो गया। और वेव लेंथ को मैं आपको बताना भूल गई कि लैम्डा होता है, एक डिनोट कर सकते हैं इसको ऐसे भी, एक लैम्डा होता है, ठीक है। इसको ऐसे करके ऐसे करना है, ठीक है, उसको छोड़ो, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये डिस्टेंस बन गई, ये जो वेवलेंथ थी, जो हमें वेव जो है हमने फाइंड करना है, तो ये डिस्टेंस बन गई, ये और इसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं कि वेवलेंथ, और वेवलेंथ की जगह चलो मैं लैम्डा पर डाल देती हूँ, और नीचे टाइम और यहाँ पर स्पीड, ठीक है। अब 2 मिनट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, स्पीड इजिकल्स टू लैम्डा
कंक्लूजन में क्या आ गया, स्पीड इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टाइम। तो जहाँ हम इसे अलग अलग करके लिखे तो एक लैम्डा प्लस टाइम आ गया, है ना। और 1/टाइम हमने फॉर्मूला देखा था कि ये तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, तो इसका मतलब कि स्पीड जो है, स्पीड अपॉन स्पीड प्लस स्पीड को हम वेलोसिटी भी कहते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू, फिर वो एफ बन गई, है ना, फ्रीक्वेंसी। और जहाँ भाई आप एफ फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, एफ फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, वी अपॉन लैम्डा कर देंगे, वी अपॉन लैम्डा कर देंगे, है ना, वी अपॉन लैम्डा कर देंगे। इसका मतलब इसे हम एफ लिख देंगे, एफ इधर आ गया, वी अपॉन लैम्डा। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला बन गया, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू वी अपॉन लैम्डा। मतलब कि एफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्पीड या फिर वेलोसिटी अपॉन वेव लेंथ, ये हमारा बन गया। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। चलो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर कंप्रेशन और उसके बारे में बताया गया। यहाँ पर आपको बताया गया कि जब हम वेवलेंथ के बारे में बताया गया है, देखो मैं आपको मार्क करवा देती हूँ। वेवलेंथ के बारे में आपको बता दिया गया, यहाँ पर लैम्डा लैम्डा ऐसा यूनिट वेवलेंथ ही मीटर होती है, ये याद रखना। और क्या आपको बताया है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको अगले पेज में बताया गया। फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको अगले पेज में बताया गया, राइट। और यहाँ पर आपको बताया गया कि v इज इक्वल्स टू 1/t हो गया, ठीक है, 1/t हो गया। टाइम टेकन बाय 2 consecutive compression और रिलैक्सेशन टू इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव। In other ways we can say that the time period of one complete oscillation is known as time period of the sound wave, कि कितना लग रहा है टाइम पीरियड, ठीक है। उसको हम टी से डिनोट करेंगे और ऐसा यूनिट मैंने आपको बता दिया था सेकंड्स होता है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है वो रिलेटेड है, ठीक है। वो आपको यहाँ पर पता चल गया, वो मैंने आपको बता दिया था कैसे रिलेटेड है। और अब एक चीज़ आ गई यहाँ पर, पिच क्या होती है ना, पिच क्या होती है, एक होती है पिच, एक होती है लाउडनेस। पिच का मतलब होता है श्रिलनेस ऑफ अ साउंड, श्रिलनेस ऑफ अ साउंड या फिर शार्पनेस ऑफ अ साउंड। शार्पनेस भी आप कह सकते हो, श्रिलनेस ऑफ अ साउंड या फिर शार्पनेस ऑफ अ साउंड को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। और गर्ल्स की पिच जो होती है वो बहुत हाई होती है, गर्ल्स की पिच बहुत हाई होती है। और जो पिच होती है ना, जो पिच होती है, आपको एक जानने में बहुत हैरानी होगी, जो पिच होती है जब वो बढ़ती है ना, तो इसका मतलब उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। पिच मान के चलो, जहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी इसका मतलब उसका पिच बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ, आप कह सकते हो नंबर ऑफ वेव्स कितने मतलब टाइम पे जा रहे हैं। तो अब एक ऐसे 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 है और एक ऐसे 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 है, तो इनमें से फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसकी पिच भी ज़्यादा होगी। इसकी कम है, इसका मतलब इसकी पिच कम होगी। ए वाला विनर हो गया और बी वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब कि आपको पिच का समझ आ गया, ठीक है। अब एक होती है आपकी लाउडनेस, एक होती है आपकी लाउडनेस। लाउडनेस जैसे कि आप लाउड करते हो किसी चीज़ को, है ना, साउंड को लाउड करते हो, उसे हम लाउडनेस कह देते हैं। और ये जो लाउडनेस होता है वो एम्पलीट्यूड का, मतलब कि एम्पलीट्यूड के साथ उसका बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के, बट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से। जहाँ एम्पलीट्यूड जो है वो 2 गुना बढ़ जाता है, जब एम्पलीट्यूड 2 गुना बढ़ जाता है तब जो लाउडनेस है वो बढ़ जाती है। एम्पलीट्यूड का मतलब जैसे कि ये देखो, एम्पलीट्यूड 2 गुना बढ़ जाता है। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर
और यहाँ पर देखो एम्पलीट्यूड, इन दोनों का वो था ना डिस्टेंस, तो एम्पलीट्यूड जब बढ़ रहा है, इसमें बढ़ा है ना, तो इसका मतलब इसकी लाउडनेस भी बढ़ी जाएगी, इसकी लाउडनेस भी बढ़ जाएगी। जब भी आपने जो होता है ना हमारे यहाँ पर साउंड वाला जो होता है, रिकॉर्डिंग वाला जो हमारे फ़ोन में होता है, आप देखोगे कि वो बढ़ता है नीचे जाता है, बढ़ता है नीचे जाता है। तो जब हम लाउड बोलते हैं तब ये चीज़ बड़ी हो जाती है, और जब हम धीरे बोलते हैं तो ये चीज़ छोटी सी हो जाती है ना। तो लाउडनेस तब बढ़ेगा जब एम्पलीट्यूड 2 गुना बढ़ जाएगा। पिच समझ आ गई आपको? ठीक है। और फ्रीक्वेंसी के कैसे हाई पिच होगी तब हाई फ्रीक्वेंसी होगी, ये भी आपको पता चल गया है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिचेस होती है, और मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यहाँ पर बताया गया, एम्पलीट्यूड होता क्या है। और फिर यहाँ पर बताया गया कि जो अच्छा लो पिच है ना, और यहाँ पर आपको एम्पलीट्यूड के बारे में बताया गया है ना कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगी, लाउडनेस और सॉफ्टनेस। सॉफ्टनेस किस पे वेरी करता है? एम्पलीट्यूड में, कि जो सॉफ्ट है बंदा कि लाउड है बंदा, है ना। वेव डिपेंड्स अपॉन द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज़ यूज टू वाइब्रेट, कि कितना फोर्स लग रहा है वाइब्रेट करने के लिए, है ना। जब हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये लाउडनेस है कि सॉफ्टनेस, वो कैसे डिटरमाइंड होती है, कैसे हमें पता चलता है? हमें एम्पलीट्यूड से पता चलता है। जब एम्पलीट्यूड बड़ा है, जैसे इसका एम्पलीट्यूड बड़ा है, इसका छोटा है, तो इसका मतलब ये सॉफ्ट साउंड है, इसकी लाउड साउंड है। समझ आ गई? यहाँ का भी मैंने आपको ये सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब लेस एनर्जी लग रही है, लेस एम्पलीट्यूड है, तो इसका मतलब लाउड साउंड नहीं है। साउंड वेव स्प्रेड्स आउट फ्रॉम इट्स सोर्स एज इट मूव्स अवे फ्रॉम इट्स सोर्स एज वेल एज इट्स लाउडनेस डिक्रीजेज। Loudness sound can travel a large distance as it is associated with a higher energy। हमारी लाउड साउंड है वो दूर तक जा सकती है क्योंकि उसके पास हायर एनर्जी होती है। जो हमारी लाउडर साउंड है वो बहुत सारा डिस्टेंस कवर कर सकती है। डिस्टेंस जो है वो कवर कर सकती है, बहुत सारा डिस्टेंस कवर कर सकती है, क्योंकि इसके पास क्या होती है? हाई एनर्जी होती है। क्या होती है? हाई एनर्जी होती है। ठीक है। और quality or timbre of sound is that characteristics which enable us to distinguish one sound from another having the same pitch and loudness। So जा किसी बंदे के पास सेम पिच है या फिर सेम लाउडनेस है, तो हमें कैसे पता चलता है कि वो किसी और बंदे की आवाज़ है? वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है हमें क्वालिटी या फिर टिम्बर से को पता चलता है। क्वालिटी या फिर टिम्बर से पता चलता है कि द साउंड विच इज़ मोर प्लीजेंट इज सेड टू बी हाई क्वालिटी। मतलब नॉइज़ और म्यूज़िक का हमें क्वालिटी से पता चलता है कि वो म्यूज़िक चल रहा है या साउंड चल रहा है। जब उसकी पिच सेम भी है या फिर उसकी लाउडनेस सेम है, तो हम उसको डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं? उसकी क्वालिटी से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, टिम्बर से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जहाँ कोई साउंड मोर प्लीजेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब उसके पास रिच क्वालिटी है। उसके पास क्या है? रिच क्वालिटी है। अब हम पढ़ने वाले हैं नोट और एक टोन के बारे में। टोन क्या होता है कि जो सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है, जो साउंड होती है जिसके पास सिर्फ सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है, वो जो होता है वो टोन होता है। वो क्या होता है? वो टोन होता है कि सिंगल फ्रीक्वेंसी है। जो साउंड है जो प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी, जो नोट है वो सेवरल फ्रीक्वेंसी से होता है। कोई भी सेवरल फ्रीक्वेंसी से जो है वो नोट होता है, और सिंगल फ्रीक्वेंसी वो टोन होता है। सिंगल फ्रीक्वेंसी वो क्या होता है? टोन होता है। और जो टोन और नोट होता है, नोट वो प्लीजेंट होता है लिसन में, मतलब अच्छी आवाज़ देता है, और जो नॉइज़ होता है वो अनप्लीजेंट होता है। ठीक है। और ये आपको मैंने बता दिया था, क्या बता दिया मैंने आपको? ये चीज़ बता दी थी मैंने आपको, ठीक है, कि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? वेवलेंथ।
वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, जब आप स्पीड फाइंड आउट कर रहे हो, स्पीड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय जो हमारा होता है, ठीक है। अब द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच, जो मैंने आपको बता दिया था लाउडनेस के बारे में, लाउडनेस इज अ मेजर, कि लाउडनेस के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब बिटवीन आर ईयर्स डिफेक्ट इट्स बेटर। अब नेक्स्ट में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में अब हम स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम की, डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड कैसे होता है। अभी मैंने स्पीड ऑफ साउंड आपको बता ही दिया था कि सॉलिड में जल्दी सुनाई देगा हमें स्पीड ऑफ साउंड। आप देख सकते हो, जो आपको देख सकते हो कि जो सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड कितना ज़्यादा है, वो लिक्विड में उससे मतलब गैसेस से कितना ज़्यादा है, और गैसेस सबसे कम है। तो आप इस से पता लगा सकते हो कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो वेरीज करती है। और स्पीड ऑफ साउंड का तो मैंने आपको बता दिया था, बट अब मैंने आपको टेम्परेचर का नहीं बताया था, वो मैं टेम्परेचर का आपको बता देती हूँ, ठीक है। टेम्परेचर भी, जो टेम्परेचर बढ़ता है तब भी साउंड में जो है वो चीज़ होती है। साउंड में क्या होता है, 2 मिनट, ओके। जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, तो स्पीड जो साउंड की वो भी बढ़ेगी। स्पीड ऑफ साउंड तब भी बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसका मतलब हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर कब बढ़ता है, समर्स में, तो समर्स में हमें अच्छी तरह से सुनाई देता है, स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी, और जब टेम्परेचर कम होगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी कम हो जाएगा। और एक और फैक्टर होता है, दैट इज़ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब कि कितना वो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है, उनको हम ह्यूमिडिटी कह देते हैं। जो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तब भी टेम्परेचर बढ़ेगा, तब भी टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि जो गैप्स होते हैं गैसेस में, तो उसमें ये ह्यूमिडिटी फिल हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा बन जाता है, तो कुछ ऐसा से बन जाता है, और फिर हम साउंड इजीली कर पाते हैं, हमें दूर नहीं जाना पड़ता, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी टेम्परेचर बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी, सॉरी, ठीक है। तो साउंड प्रोपागेट थ्रू अ मीडियम इन फाइन स्पीड। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो स्पीड है साउंड की इज विच इज़ मच लेस देन द लाइट। तो जो साउंड की स्पीड है, पहले लाइट पहुंच जाती है, फिर हमारे पास साउंड पहुंचता है, ठीक है। और द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर में डिपेंड करता है, ठीक है। और गैसीय स्टेट में मतलब कम होता है स्पीड। साउंड डिक्रीजेज, टेम्परेचर जा इंक्रीज़ हो रहा है तो साउंड भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ये हमें यहाँ पर बताया गया है। जो मैंने आपको चीज़ बताई है वही। अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। सो रिफ्लेक्शन के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। सो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मतलब कि बाउंसिंग ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन का मतलब बाउंसिंग बैक ना, तो इसका मतलब साउंड बाउंस बैक हो रहा है, उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज अ बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड इन द सेम मीडियम, की मीडियम तो सेम रहेगा, उसमें बाउंसिंग बैक हो रहा है, तो हम उसे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कह देंगे। अब देखो, जैसे कि ये प्लेन है, और यहाँ से कोई भी साउंड आई तो वो यहाँ पर गई, यहाँ से कोई साउंड आई वो यहाँ पर गई, और ये जो हम नॉर्मल बना देते हैं, इसे हम नॉर्मल रे कहते हैं। 2 मिनट में दोबारा बना के दिखाती हूँ आपको। ये यहाँ से कोई साउंड आई आपके पास, ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ चली गई, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट IN, मैं आपको स्पेलिंग बता देती हूँ क्योंकि, हाँ जी, INCIDENT, इंसिडेंट रे। आपने 8th में भी पढ़ा है इंसिडेंट रे के बारे में, तो ये इंसिडेंट रे हो गया हमारा। ये होता है हमारा रिफ्लेक्टेड या फिर हाँ जी, रिफ्लेक्टेड रे, इसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, इसे हम नॉर्मल रे कहते हैं। और ये जो होती है, ये जो एंगल बनाता है बीच में, उसे हम
एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं और इसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं और इसे हम पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको लॉज भी पता होंगे रिफ्लेक्शन के। लॉज क्या होते हैं रिफ्लेक्शन के? जो इंसिडेंट रे होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों ही लाई करते हैं इन सेम प्लेन, तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। देखो ये प्लेन बनाया मैंने, सेम प्लेन में तीनों लाई करेंगे, हमेशा तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। ये फर्स्ट लॉ है हमारा, आपको पता हो तो ये हमारा क्या है? फर्स्ट लॉ। और सेकंड लॉ आपको पता होगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। ये आपको दो लॉ पता होने चाहिए। तो इसका मतलब ये 30 होगा, ये 30 होगा, ये 45 होगा, तो ये भी 45 होगा, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो, सेम बातें ही लिखी होंगी। इको, इको क्या होता है? 2 मिनट, लेट्स रीड इको क्या होता है। If we shout or clap near a suitable reflecting object such as a tall building or a mountain, we will hear the same sound again a little later. मतलब कि सेम साउंड या फिर सेम वर्ड, वर्ड हम कहेंगे ज़्यादा बेटर होगा कि जैसे कि हेलो 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 हेलो, मतलब कि सेम वर्ड बारी बारी रिपीट हो रहा है। जब कोई सेम वर्ड जो है बारी बारी रिपीट हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे इको हो रही है, हम उसे इको कहेंगे। तो हम उसे सेम साउंड रिपीट हो रहा है, हम सेम साउंड सुन पा रहे हैं, उसे हम इको कहेंगे, ठीक है। और अच्छा, ये जो इको है, जा 0.1 सेकेंड से ग्रेटर, 1 सेकेंड मतलब कि 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड के बाद हमें ये साउंड सुनाई देती है। 0.1 सेकेंड के बाद हमें साउंड सुनाई देती है तो वो इको होगी। तो वो क्या होगी? इको होगी। जा ये हमें 0.1 सेकेंड के बाद सुनाई देती है और जा ये ही साउंड जो है हमें, ये जो साउंड है हमें 17.2 मीटर के डिस्टेंस में ये साउंड 0.1 सेकेंड के बाद सुनाई देगी, तब वो इको कहलाई जाएगी। तब हमें इको सुनाई देगी। इको कब सुनाई देगी? जब ये साउंड 0.1 सेकेंड के बाद आएगा हमारे पास रिफ्लेक्ट होके, और एंड जो ये इसका जो डिस्टेंस बिटवीन हम और जहाँ से ये आवाज़ रिफ्लेक्ट होके आ रही है उसका जो डिस्टेंस होना चाहिए 17.2 मीटर होना चाहिए। अब ये डिस्टेंस आया कहाँ से? देखो, अब हम ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस कैसे हम फाइंड करेंगे? अब देखो, अब हम डिस्टेंस फाइंड करने वाले हैं। सो डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल आप मानो आप यहाँ खड़े हो और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आवाज़ आई, तो डिस्टेंस 17.2 मीटर होना चाहिए। अभी हमें कैसे पता चला? हमें कैसे पता चला कि इतना डिस्टेंस होना चाहिए? तो अब देखो, यहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ से आवाज़ आपने कुछ बोला, आपने बोला हेलो, तो यहाँ से आप गया और रिफ्लेक्ट होके आया 0.1 सेकेंड के बाद, तो और 17.2 मीटर डिस्टेंट था और 0.1 सेकेंड के बाद आया, तब हमें इको सुनाई दी, हेलो 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 हेलो, राइट। और अब हम फाइंड करने वाले हैं डिस्टेंस। हमें पता कैसे चला? तो हमें पता था कि जो 0.1 सेकेंड के बाद होगा उसकी स्पीड जो है क्या होनी चाहिए? 0.1 सेकेंड होनी चाहिए हमें स्पीड। ये तो हमें सॉरी स्पीड नहीं, टाइम 0.1 सेकेंड होना चाहिए टाइम, कि इतने टाइम के बाद आ रहा है, ठीक है। हमें टाइम पता चल गया था। हमें डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसे पता चलेगा? इसको आप एक्स ले लो, मान लो ये एक्स है और यहाँ से दोबारा साउंड आपके पास आई तो ये भी एक्स हुआ, तो इसका मतलब 2x हमारे पास आ गया डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया? 2x आ गया। और जो स्पीड है वो क्या होती है? मैं आपको बता दूं, जो स्पीड होती है वो 344 मीटर
पर सेकेंड होती है, 344 मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है। तो ये स्पीड होती है, स्पीड आ गया हमारे पास टाइम आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो हमें फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला हमें पता है, हमें फॉर्मूला पता है एयर की, बेटा एयर की स्पीड बता रही हूँ मैं। एयर की जो स्पीड होती है 344 मीटर पर सेकेंड होती है, ये आपको पता होना चाहिए, आप याद भी रख सकते हो। तो हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर जब हम ये जो चीज़ें भरेंगे तब हमारे पास आंसर आ जाएगा 17.2 मीटर। तो इस हिसाब से हमें ये चीज़ पता चली, ठीक है। और यहीं पर ये चीज़ सारी डिस्कस की गई है और मैंने आपको बता भी दी। अब रिवर्बरेशन जो अब हम ये करने वाले हैं, रिवर्बरेशन करने वाले हैं, चलो करें। अ साउंड क्रिएटेड इन अ बिग हॉल विल प्रोड्यूस्ड बाय रिपीटेड reflection from the walls until it is reduced to a value where it is no longer audible. The repeated reflection that results in the persistence of sound is called reverberation. Okay. अब ये क्या बता रहे हैं हमें, सो लेट्स समझते हैं। अब हम इसे ही हमें बताना क्या चाहते हैं। सो ये जो होता है ये क्यों होता है, इसका मतलब होता है कि जो साउंड है वो मल्टीपल इको प्रोड्यूस कर रही है और कन्फ्यूजन हो रही है। आप देखो, आप हॉल में बैठे हो, आप किसी हॉल में बैठे हो, आप किसी हॉल में बैठे हो और आप किसी हॉल में बैठे हो और जो हमारी जो साउंड है वो रिपीट हो रही है, साउंड रिपीट हो रही है, एको हो रही है। ये क्या बोलना चाहते हैं, अब आप एक हॉल में बैठे हो, रिफ्लेक्शन हो रही है, जैसे कि ये स्टेज है, यहाँ पर ऑडियंस है सारी, आप मान के चलो एक बहुत बड़ा हॉल है, बहुत हमारे पास बड़ा हॉल है जो जिसका डिस्टेंस 17.2 मीटर है, 17.2 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पर ऑडियंस बैठी है, यहाँ स्टेज है और यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुई जा रही है, रिफ्लेक्शन हुई जा रही है, तो बहुत सारी इको आ रही है, बहुत सारी इको साउंड प्रोड्यूस हो रही है और मल्टीपल इको जो है कन्फ्यूजन हो जाएगी। आप बोल रहे हो कि हेलो आई एम दिस फलाना दिस, और बारी बारी क्या आप सुनाई देते हैं, हेलो आई, हेलो हेलो आई 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 आई, तो ये कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी, राइट। और कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी जब आप खाली रूम में भी बैठे हो ना, तो आप देखोगे हमारी आवाज़ गूंजती रहती है, जैसे कि इतना भी आपको रियलाइजमेंट नहीं होगा, बट जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मैं खाली रूम में बैठी हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो ये मेरी आवाज़ रिफ्लेक्ट करके दोबारा मेरे पास ही आ रही है, राइट। बट एक साउंड ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ जो मैंने लगाई हुई है, जो साउंड को ऑब्जर्व करती है, साउंड ऑब्जर्विंग मटेरियल जो मैंने लगाया हुआ है, कर्टन्स लगाया है, कुछ भी लगाया है मैंने, तो वो जो साउंड ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल जो मैंने लगाया है, तो वो साउंड को ऑब्जॉर्व कर देता है और मेरी साउंड दोबारा नहीं आती है। तो उसको हम अवॉइड करने के लिए साउंड ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा सकते हैं, है ना। और भी हम बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं, या फिर जो हमारा तो ये वही चीज़ होती है, ठीक है। जब बहुत सारे मल्टीपल इकोज़ हमें बारी बारी सुनाई दे रहे हैं तो हम उसे वो कह देते हैं, ठीक है। आप अभी हम इसे पढ़ते हैं। अ साउंड क्रिएटेड इन अ बिग हॉल विल परसिस्ट बाय रिपीटिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल्स अल्टरनेटली रिड्यूस टू अ वैल्यू वेयर इट इज़ नो लॉन्गर ऑडिबल। द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट्स इन हिज परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। ऑडियम या फिर बिग हॉल में ये हमें दिक्कत आती है, तो इसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं बाय साउंड अब्जॉर्बेंट मटेरियल लाइक कंप्रेस्ड फायरबोर्ड, रफ, ये चीज़ें हम लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। चलो ठीक है, अब हम करने वाले हैं यूज़ ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। जहाँ ये जो यूज़ है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब देखो यहाँ पर तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हमारे लिए बन गया कुछ और ही। जब डिस्टेंस हमारा इतना था, डिस्टेंस हमारा इतना है, इको बारी बारी हमें सुनाई दे रहा है, ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम बन गया, हमें चंगी तरह सुनाई नहीं दे रहा है। बट ये चीज़ जो
जो रिफ्लेक्शन होती है इसको हम यूज़ में भी ला सकते हैं। कैसे यूज़ में ला सकते हैं? जैसे जो मेगाफोन्स होते हैं, लाउड हेलियर्स होते हैं, हॉर्न्स होते हैं, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, है ना? ये जो डिज़ाइन कैसे किए होते हैं, ये कुछ ऐसे क्लोज है, जैसे कि ये वाला देखो, ये कुछ ऐसा सा है। तो इसमें आप साउंड दे रहे हो तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ साउंड रिफ्लेक्ट करके यहाँ चली जाएगी और यहाँ पर साउंड आएगी। जब हम चाहते हैं ना कि जो साउंड है, जैसे कि ये चीज़ है, जब जब हम चाहते हैं कि साउंड यहाँ तक ही रहे, मतलब कि यहाँ तक ही लोगों को सुनाई दे, एक जगह से, जैसे कि यहाँ 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 सुनाई दे, तब हम यहाँ गिरेंगे, साउंड यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर इस पासे से जो जितने भी लोग हैं उनको सुनाई देगा। और जब हम यहाँ 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 से गिरेंगे तो इन पासों में जाएगा, या फिर स्ट्रेट जब हम गिरेंगे तब स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है ये ना एक स्मॉल स्पेस में, जब आपको या छोटी सी जगह में जब हम ऐसे बोलेंगे ना खुला सा, जब हम जो कोई आदमी है वो ऐसे ही साउंड प्रोड्यूस करेगा, तो कोई साउंड इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, रिफ्लेक्ट होके कोई इधर जा रहा है, मतलब कि हल्ला मच्चा सब मच जाता है कि कहाँ जा गई हमारी साउंड। बट जब हम ये यूज़ करते हैं तब एक स्मॉल स्पेस में साउंड जाती है, जैसे कि सिर्फ इसी जगह में जो है हमारी साउंड जाएगी, एक स्मॉल स्पेस में जो हमारी साउंड जाती है। ठीक है, तो जब हम इस किसी स्मॉल स्पेस में साउंड लगानी है तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ यहाँ तक ही जाएगी हमारी साउंड और यहाँ 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 तक चली जाएगी साउंड। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएगी, इधर इधर चली गई, इधर चली गई, इधर चली गई, यहाँ यहाँ नहीं जाएगी साउंड, इसलिए भी यूज़ हो जाता है। आगे रिफ्लेक्शन यहाँ बता दिया आपको। और स्टेथोस्कोप, जो स्टेथोस्कोप होता है वो किस लिए होता है कि जो हम यहाँ पर दिल पे लगाते हैं और ये जो साउंड है वाइब्रेट होता है हमारा दिल, तो ये जो यहाँ पर साउंड आती है, तो ये क्यों बनाए गए हैं, ताकि ये देखो ऐसे बना होता है हमारा, और यहाँ से हमारे दो वो कान में लगाने वाले होते हैं, तो यहाँ पर यहाँ से साउंड गई, यहाँ से ऐसे ऐसे वाइब्रेट करके एक यहाँ पर आ गई हमारी साउंड और कान में सिर्फ जाएगी। अब कान में ही सिर्फ गई, सिर्फ हमारे ईयर पीस में गई और वहीं पर हमारे सिर्फ कानों में गई, और ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रही है। कितनी सारी रिफ्लेक्शन हो रही है, कई कुछ इधर हो रहा है, कुछ इधर रिफ्लेक्शन हो रही है, कुछ इधर हो रही है रिफ्लेक्ट करके। बट ऐसा नहीं है, जब दिल की आवाज़ आ रही है तो इधर 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 आएगी, बट यहाँ पर जब हम कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं तब सिर्फ अंदर अंदर रिफ्लेक्ट करती है और सिर्फ जहाँ पर पहुँचना होता है वहाँ पर पहुँच जाती है, हमारे कानों में पहुँच गई, यहाँ पर हमारे कानों में पहुँच गई। ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं, बहुत सारी रिफ्लेक्शंस होती हैं, और रिफ्लेक्शन होते 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 वो वहीं पर पहुँच जाती है जहाँ पर उसने पहुँचना होता है। ठीक है, और और हमारे पास ये वाला जहाँ एक ऐसा हॉल है बड़ा सा, यहाँ पर कोई हॉल है बड़ा सा। अब हम वो 17.2 मीटर वाले हॉल की बात नहीं कर रहे जिसमें इको हमें सुनाई देगा, अब हम कुछ इससे छोटा हम बात करें, पर बड़ा हॉल की बात हम बात करें जहाँ पर हमारी आवाज़ पहुँच नहीं पाती, क्योंकि जो हमारी आवाज़ है वो यहाँ से गई, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर ऑडियंस बैठे हैं, मान के चलो ये स्टेज है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ चली गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ चली गई, या यहाँ बाहर ही चली गई, यहाँ कहीं और ही चली गई, तब भी पॉसिबिलिटी है कि मतलब छत से हमें ऑडिबल मतलब अच्छी तरीके से आवाज़ हमारे पास नहीं पहुंच पाएगी, रिफ्लेक्ट हो के यहाँ चली गई, यहाँ चली गई, यहाँ चली गई। इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक साउंड बोर्ड लगा देते हैं। साउंड बोर्ड क्या होता है कि मतलब कि हम थोड़ा सा कनकेव टाइप कर देते हैं, हम कनकेव कर देंगे, जो रूफ सी है थोड़ी कनकेव कर देते, जिससे हमारा ये ऑडियंस है और जब रिफ्लेक्ट करेगी तो यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ, मतलब कि जहाँ ऑडियंस बैठी है वहीं पर रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि ये कनकेव टाइप हो गया और यहाँ से ऐसे हो गया, जो यहाँ पर भी साउंड आएगी तो रिफ्लेक्ट करके इधर ही पहुँच जाएगी, यहाँ साउंड होगी तो इधर ही पहुँच जाएगी। सो इसलिए जहाँ पर ऑडियंस है मोस्टली वहीं पर साउंड पहुँच जाती है, तो इसलिए हम ये लगा देते हैं। ठीक है, अब हम रेंज ऑफ साउंड, अब कुछ साउंड्स हमें सुनाई देते हैं, कुछ साउंड हमें नहीं सुनाई देते। कौन से साउंड हमें सुनाई देते हैं? जो इतने हर्ट्ज़ के बीच में होते हैं या इतने हर्ट्ज़ होते हैं,
चाहे इससे कम हर्ड वाली कोई भी साउंड या फिर इससे ज़्यादा हर्ड वाली साउंड ह्यूमंस को नहीं सुनाई देती है। ये हमारी ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑडिबल रेंज हमें बता दी गई है और लो ये भी हमें बता दिया गया। अब हमें एक टॉपिक है अल्ट्रासाउंड यहाँ पर दिया गया, बाकी ऊपर देखकर यही समझाया हुआ है। ओके, 2 टाइप्स ऑफ साउंड होती हैं, एक होती है इंफ्रासोनिक साउंड्स, एक होती है अल्ट्रासाउंड्स। एक होती है आपकी इंफ्रासोनिक साउंड्स। अब मैंने आपको ऑडिबल साउंड्स तो बता दिए कौन से ऑडिबल साउंड होते हैं। अब एक होती है अल्ट्रासाउंड्स, एक होती है हमारी इंफ्रासोनिक साउंड्स। इंफ्रासोनिक साउंड्स वो साउंड्स होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, और जो अल्ट्रासाउंड होती है उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी के बारे में डिटेल में थोड़ा सा बताया गया। तो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस क्या है, फ्रीक्वेंसी किस किस कामों के लिए यूज़ हो जाती हैं, तो हम वो पढ़ने वाले हैं कि एप्लीकेशंस क्या हैं। एप्लीकेशंस ये हैं कि जो अल्ट्रासाउंड होती हैं हमारी, वो डिफ्लेक्ट बता देती हैं कि कोई डिफ्लेक्ट है ब्लॉक्स में। फॉर एग्जांपल ये कोई ब्लॉक है, ये हमारे पास कोई ब्लॉक है, मान के चलो ये हमारे पास कोई ब्लॉक है। ठीक है, हम अल्ट्रासाउंड यहाँ गे रहे हैं, तो ये अल्ट्रासाउंड वो अल्ट्रासाउंड होते हैं जो पास हो जाते हैं यहाँ ब्लॉक से। ठीक है, अल्ट्रासाउंड पास हो जाते हैं। जहाँ यहाँ इसमें कोई डिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ से अल्ट्रासाउंड सीधा गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होना शुरू कर देंगे, अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट होना शुरू कर देंगी, और फिर हमें पता चल जाएगा यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है तो यहाँ पर कोई डिफ्लेक्ट है, यहाँ पर जो ब्लॉक है उसमें कोई डिफ्लेक्ट है जो हमें हेल्प कर देती हैं हमें डिफ्लेक्ट, क्रैक्स, क्रूक्स मेटल ब्लॉक्स में फाइंड करने के लिए। और एक क्या है कि ये क्लीनिंग के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँच सकता, जहाँ पर हम रीच नहीं कर सकते, वहाँ पर ये जो है पार्ट्स को क्लीन करने के लिए भी हेल्प है। ये बैट्स के लिए भी हेल्प है, जो बैट्स होते हैं है ना, उसके लिए भी हेल्प है। जो अल्ट्रासाउंड क्योंकि बैट्स जो है वो अपने प्रे को कैच करते हैं अल्ट्रासाउंड से ही, क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड रिलीज़ करते हैं। एक अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग होती है ह्यूमन बॉडी में भी, है ना, वो बेबी के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए होती है। ठीक है, और इन विच अल्ट्रासाउंड वेव्स फॉर्म गेटिंग इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स की हमें इमेजेस दिखाई देती है, किडनी की, और हाँ जी ठीक है। और यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द हार्ट एंड फॉर्म द इमेज ऑफ द हार्ट। सो ये जो हार्ट की भी इमेज जो है हमें दिखा देती है, ये जो है रिफ्लेक्ट करती है फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द हार्ट्स, ये रिफ्लेक्ट करती है, ये हार्ट है उसमें रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट करती हैं, और जब ये रिफ्लेक्ट कर देती है फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द हार्ट तो हमें इमेजेस दिखाई देती हैं हार्ट की, जिसे हम एकोकार्डियोग्राफी भी कह देते हैं। और यहाँ पर अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज टू डिफ्लेक्ट, ये वाला हमने कर लिया था। ठीक है, और यहाँ पर अल्ट्रासाउंड इज जनरली यूज टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेस, फॉर एग्जांपल स्पाइरल ट्यूब, ऑड शेप्ड वगैरह वगैरह। और क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी होती है इनकी, तो जो पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट है वो क्लीन हो जाते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी होती है इसलिए क्लीन हो जाते हैं। और अच्छा ये दोबारा आ गया। और these waves are then converted into electrical signal that are used to generate images। फिर इमेजेस हमें दिखाई देते हैं डिस्प्ले में, अल्ट्रा सोनोग्राफी बन जाती है, ये हमें डिफरेंट ऑर्गन्स के जो है शक्लें दिखाई देने लग जाती हैं। ठीक है, आर यूज फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द फ्यूटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू डिटेक्ट जेनिकल डिफ्लेक्ट एंड ग्रोथ, है ना। अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन्स के फ्यूटरस को भी देखने में हेल्प कर देती है। एंड अल्ट्रासाउंड में बी एम्प्लॉयड टू ब्रेक स्मॉल स्टोन्स फॉर्म्ड इन द किडनी इनटू फाइन ग्रेन्स। सो ये जो अल्ट्रासाउंड है वो ब्रेक भी कर देती है, जो स्टोन्स नहीं होते हमारी किडनी में,
जो कभी कभी स्टोन्स हो आ जाते हैं किडनी में, तो वो ब्रेक कर देती हैं। formed in the stones, break small stones formed in the kidneys into fine grains में वो break कर देती हैं। these grains later get flushed out with urine, और ये यूराइन से बाहर आ जाती हैं। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं, ये सारे यूजेस हैं हमारे अल्ट्रासाउंड के, बट अल्ट्रासाउंड का हमें आवाज़ नहीं सुनाई देती है। सो दिस वॉज आवर चैप्टर। लाइक सब्सक्राइब कर देना जो आपको अच्छा लगा, वीडियो आपको अच्छी लगी, सब कुछ आपको समझ आ गया, या कोई भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।